दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम साइंस पढ़ेंगे। ओके। और साइंस का ये हमारा दूसरा अध्याय आज हम देखेंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम में। ओके दोस्तों, तो चलिए इसमें हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी कवर करेंगे, तो दोस्तों बिना स्किप किए वीडियो को जरूर देखिएगा। और एग्जाम आने वाली है, थोड़ी तैयारी शुरू कर दें। कुछ आप करें, कुछ हमारे चैनल से करें और अच्छा आप स्कोर करें, यही शुभकामनाएं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला दिया है सही विकल्प चुनकर लिखना है हमें। ओके। और पहला दिया है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अपच अपच किसको कहते हैं? अपच को इंग्लिश में बोला जाता है एसिडिटी। ओके दोस्तों, एसिडिटी यानी गैस बनना। ठीक है, एसिडिटी। तो एसिडिटी को ही अपच कहा जाता है दोस्तों। जब हम खाना खाते हैं और वो पचता नहीं है, तो उसके लिए हम कौन सी औषधि यानी दवाई का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों इसके लिए एंटी एसिड का यूज करते हैं, क्योंकि एसिडिटी है। एसिडिटी किसके कारण होती है दोस्तों? एसिड के कारण होती है। ओके, एसिड के कारण होती है। कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl अम्ल जो है हमारे आमाशय में पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl अम्ल पाया जाता है। तो HCl अम्ल की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो उसी को हम एसिडिटी कहते हैं। तो एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? एंटी एसिड का उपयोग करेंगे, मतलब एंटासिड। एंटी प्लस एसिड को क्या कहेंगे दोस्तों? एंटासिड कहेंगे। तो हम एंटासिड का प्रयोग करेंगे। ओके, आगे देखिए दोस्तों। अगला है, कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच क्या होना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज को समझिए आप, देखिए ध्यान से, कि एक होता है जो लाल को नीला करता है, एक होता है जो नीले को लाल करता है। तो नीले को जो लाल करता है ना, उसको हम कहते हैं दोस्तों अम्ल। नीले को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। और लाल को नीला कौन करता है? क्षार करता है ना। अगर आप अम्ल क्षार में समझ नहीं पा रहे हैं तो मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, पीएच वैल्यू करके, है ना। पीएच पैमाना करके एक पूरा पूरा वीडियो हमने सेपरेट बना रखा है, आप चाहे तो उसको जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आपके कवर हो जाएंगे और ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा कि अम्ल क्षार में पीएच का क्या रोल है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए पीएच से संबंधित ही पूछा हुआ है, उसी टॉपिक से हमारा क्वेश्चन बना है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो लाल को नीला कौन करता है दोस्तों? क्षार करता है। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब क्षार का पीएच वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 7 से ज्यादा होती है। क्षार जो होते हैं वो 7 से ज्यादा पीएच वैल्यू होती है। तो दोस्तों अब हम ऑप्शन में देख लेंगे कि 7 से ज्यादा पीएच वैल्यू कौन सी है दोस्तों। ये तो कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 10। आए समझ में? आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की प्रकृति अम्लीय रिक्त स्थान के कारण होती है, तो दोस्तों H प्लस आयन के कारण होती है। ओके, अम्ल और क्षार में अंतर आपने देखा ही होगा। अम्ल जो है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन भी बोल सकते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हैं, या H प्लस भी लिख सकते हैं आप। ओके, H प्लस। OH माने दोस्तों क्षार देते हैं, याद रखिएगा। OH माने जो है वो क्षार देते हैं, ये क्षार जो है OH माइनस आयन देते हैं। बाकी अम्ल जो है वो H प्लस आयन देते हैं। तो हमारा आंसर राइट क्या हो जाएगा? H प्लस आयन। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए दोस्तों, अम्लीय क्षारक की प्रबलता की जांच में रिक्त स्थान का उपयोग किया जाता है। अम्लीय यानी अम्ल और क्षारक यानी क्षार की प्रबलता की जांच में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। ओके, पीएच स्केल होता है इसी काम के लिए कि अम्ल और क्षार की जांच कर सके। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला ऑब्जेक्टिव है 5वां, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है तब रिक्त स्थान का उत्सर्जन करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अम्ल जो है धातु के साथ क्रिया करके काय का उत्सर्जन करते हैं? हाइड्रोजन का उत्सर्जन करते हैं। ओके दोस्तों, अब थोड़ा सा हम इंग्लिश में देख लेते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज टू ट्रीटिंग इंडाइजेशन? इंडाइजेशन मतलब वही दोस्तों एसिडिटी। तो काय का यूज करेंगे हम? एंटासिड का यूज करेंगे। द सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो दोस्तों रेड को ब्लू में टर्न करने वाला कौन होता है? बेस होता है। ओके, और बेस की पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। तो 7 से ज़्यादा कौन है दोस्तों? यहाँ पे 10। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला है हमारा अम्ल क्षार सूचक है, सॉरी मेथिल, मेथिल ऑरेंज जो है वो सूचक है। तो काय का सूचक है दोस्तों? अम्ल क्षार का सूचक है। मतलब मेथिल ऑरेंज जो है दोस्तों एक केमिकल होता है ना। क्या होता है? एक केमिकल होता है जो इंडिकेटर का काम करता है। काय का? इंडिकेटर यानी सूचक का काम करता है, इंडिकेटर का। तो इंडिकेटर दोस्तों, इंडिकेटर से हमें जानकारी मिलती है। तो ये जो मेथिल ऑरेंज है ये किसका इंडिकेटर है? अम्ल और क्षार का। इससे हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अम्ल और क्षार का कोई विलेन ले लेते हैं हम, और उसमें अगर इस मेथिल ऑरेंज को अगर अम्ल में डालते हैं तो उसके इस अम्ल का कलर बदल जाता है, और अगर क्षार को डालते हैं, क्षार में डालते हैं तो क्षार का कलर बदल जाता है। तो कलर दोस्तों अलग अलग कलर देता है, तो उन कलर से हमें पता चल जाता है कि ये अम्ल है या क्षार है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों देखिए अगला है, जल में घुलनशील क्षारक को रिक्त स्थान कहते हैं। तो दोस्तों क्षारक को, जल में घुलनशील क्षारक जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ओके दोस्तों, है ना। यहाँ पे देखिए मेथिल ऑरेंज इज अ इंडिकेटर, तो यहाँ पे लिखेंगे एसिड बेस इंडिकेटर। ओके, दूसरे में द बेस इज डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड एल्केलाई। ओके दोस्तों, इसमें क्या आएगा? एल्केलाई। ओके, क्षार को हम क्या कहते हैं वैसे? एल्केलाई कहेंगे। जब वाटर डिसॉल्व की बात करेगा, है ना, वाटर में डिसॉल्व या डिसॉल्व इन वाटर कहेगा तो हम एल्केलाई लिखेंगे। ओके, अगला दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। ओके, याद रखिएगा, द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज 7। अगला है, जल एक रिक्त स्थान ऑक्साइड है। दोस्तों आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
तो दोस्तों जल एक रिक्त स्थान ऑक्साइड है, यहाँ पे लिखिएगा आप हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। ओके दोस्तों, यहाँ पे अपन लिखेंगे हाइड्रोजन ऑक्साइड है। ओके, हाइड्रोजन। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं 4 नंबर के प्रश्न की तरफ। ओके दोस्तों, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव चैप्टर सेकंड के। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसका इंग्लिश में है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ लेते हैं क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया हम किसे कहेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्रिया करते हैं ना, अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं दोस्तों, लवण और जल बनाते हैं। जल मीन्स वाटर, लवण यानी सॉल्ट, क्षार यानी बेस, और ये हो जाएगा एसिड। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, है ना, देन प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके दोस्तों, चलिए इसका आंसर मैं आपके लिख देता हूँ। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया आपके सामने है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे, जब अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, इस उदासीनीकरण अभिक्रिया इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ओके दोस्तों, इंग्लिश में देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहेंगे, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस देन प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके दोस्तों, चलिए इसका एग्जांपल हम लिख लेते हैं, जो इक्वेशन है वो भी लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों हम एक तो लेंगे एसिड, ओके, एक लेंगे हम बेस, ओके, और इसके थ्रू क्या बनना चाहिए दोस्तों, एक तो बनना चाहिए साल्ट और एक बनना चाहिए अपना वाटर। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, अम्ल ले लेते हैं हम एसिड, सॉरी HCl एसिड ले लेते हैं। ओके दोस्तों, कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एसिड ले लेते हैं, ओके, एसिड हो जाएगा हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हम बेस ले लेते हैं दोस्तों, और यहाँ पे H जो है दोस्तों ये जुड़ जाएगा OH से, तो ये बन जाएगा हमारा H2O यानी वाटर, प्लस ये जो Cl है दोस्तों ये जुड़ जाएगा Na से, तो ये हो जाएगा NaCl, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों हमारा सॉल्ट। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों एग्जाम्पल जो है वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए एक ही है, ओके, अलग अलग नहीं है। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और उसके दो उपयोग लिखना है। दोस्तों एक तो केमिकल फॉर्मूला लिखना है प्लस उसके दो यूजेस भी लिखना है। ओके, ये देखिए, राइट केमिकल फॉर्मूला, ओके, एंड 2 यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर के लिखना है यानी विरंजक चूर्ण के। चलिए देख लेते हैं हम इसका क्या होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, विरंजक चूर्ण के बारे में हम पढ़ लेते हैं। विरंजक चूर्ण जो है इसका जो रासायनिक नाम है यानी इसका केमिकल नेम जो है, केमिकल नेम इसका हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड, दोस्तों ऑक्सी को हम हाइपो भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी आप बोल सकते हैं। ओके दोस्तों, लिख देता हूँ मैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये दोस्तों हमारा हो गया केमिकल नेम। ओके, अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों CaOCl2, ये हमारा केमिकल फॉर्मूला है। Ca फॉर कैल्शियम, O फॉर ऑक्सी, Cl2 मतलब क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका आंसर मैं लिख के दे देता हूँ आपको। तो दोस्तों आंसर मैं आपके स्क्रीन पर लगा चुका हूँ। विरंजक चूर्ण को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जाना जाता है, ओके, और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2। ओके दोस्तों, इसके उपयोग देख लेते हैं। कागज उद्योग में, विरंजन में, है ना, मतलब कागज का क्या होता है दोस्तों, कलर उड़ाना पड़ता है ना उनको वाइट करने के लिए, तो कलर उड़ाने के लिए इसका उपयोग होता है दोस्तों विरंजक चूर्ण का। ओके, विरंजक को वही बोलते हैं, विरंजन क्या होता है दोस्तों, कलर उड़ाना। ओके, फिर कपड़ों को विरंजित करने में भी इसी का उपयोग होता है। ओके दोस्तों, अगर आपने सुना हो तो कभी अगर आप फेशियल वगैरह करवाते हैं ना तो ब्लीच किया जाता है चेहरे को, ब्लीच, है ना, तो उसमें उस कंडीशन में क्या होता है कि चेहरे पे जितने भी बाल होते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखा जाता है कि वो ब्लीच जो है हमारे हेयर्स पे नहीं लगता है, क्योंकि बाल का कलर काला होता है और ब्लीच क्या करता है दोस्तों, कलर को उड़ा देता है, तो फिर हमारे सारे बाल क्या हो जाते हैं दोस्तों, सफ़ेद हो जाते हैं। ओके, तो इससे आप मतलब आपको पता चले कि ये डेली यूज़ में भी हम इसका कभी यूज़ करते हैं। ओके, अगर आपने फेशियल करवाया तो आपको पता होगा। तो दोस्तों इंग्लिश में देख लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर इज नॉन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इट्स केमिकल फॉर्मूला इज CaOCl2। ओके दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब यूजेस देख लेते हैं। इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्रीज, इसका पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इट इज यूज्ड इन ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ्स, मतलब कपड़ों के विरंजन में भी दोस्तों इसका यूज होता है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये आंसर आपको समझ में आया होगा अच्छे से। दोस्तों अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है और पसंद आता है ना दोस्तों, क्योंकि ये
मैं सारे दोस्तों अपनी आउन लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि दोस्तों बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि गाइड की लैंग्वेज बच्चों को समझ में नहीं आती है। गाइड में बड़े बड़े आंसर दिए होते हैं, बुक में बड़े बड़े आंसर दिए होते हैं, कुछ स्कूल्स में भी बड़े बड़े आंसर लिखा देते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि बोर्ड क्या करता है, वर्ड लिमिट के हिसाब से चलता है। ओके दोस्तों, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यही आंसर आप लिखें, बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा, सिंपल लैंग्वेज है ना दोस्तों। तो ये जरूर याद रखें दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो दो उपयोग लिखना है हमें, है दो चीज़ें है दोस्तों, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा। चलिए समझ लेते हैं धोने का सोडा और बेकिंग सोडा। तो दोस्तों सबसे पहले लेते हैं हम धोने का सोडा, है ना, यानी इसको बोला जाता है वॉशिंग सोडा। तो दोस्तों वॉशिंग सोडा जो है इसका केमिकल नेम क्या है ना, तो इसको बोलते हैं दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। ओके दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट इसको बोला जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों Na2CO3। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है दोस्तों, याद रखिएगा, केमिकल फॉर्मूला भी इसका बहुत बार पूछा गया है। तो धोने का सोडा है वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, Na2CO3। ओके, अब हम बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को दोस्तों खाने का सोडा भी बोला जाता है ना, खाने का सोडा, मीठा सोडा जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में, तो इसको लिखेंगे हम इंग्लिश में बेकिंग सोडा। ओके दोस्तों, तो बेकिंग सोडा का देख लेते हैं हम, इसका होता है दोस्तों केमिकल नेम सोडियम बाई कार्बोनेट। ओके दोस्तों, सोडियम बाई कार्बोनेट, और दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके दोस्तों, सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं दोस्तों, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए यूजेस की तरफ बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों देख सकते हैं धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा, है ना, क्या है ये दोस्तों, वॉशिंग सोडा। इसके यूजेस मैंने लिख लिए हैं। पहला है घरों की साफ सफाई में, फिर है कांच तथा कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, फिर है जल की स्थायी कठोरता दूर करने में भी दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। मैंने 3 यूजेस लिखे हैं। तो दोस्तों इंग्लिश में देखिए, इन डोमेस्टिक क्लीनिंग, है ना, फिर पेपर एंड ग्लास इंडस्ट्रीज, है ना, इसका यूज पेपर और ग्लास इंडस्ट्री में भी होता है। टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब जल की जो स्थायी कठोरता होती है, लिखा है देखिए, परमानेंट हार्डनेस जो होती है ना, उसको दूर करने के लिए भी धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। दोस्तों आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, और चैनल को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम वॉशिंग सोडा की तरफ। सॉरी, वॉशिंग सोडा हम लिख चुके हैं, अब हम लिखते हैं बेकिंग सोडा। तो दोस्तों देखिए, बेकिंग सोडा यानी खाने के सोडे के उपयोग में लगा चुका हूँ आपके सामने, है ना। तो पहला है दोस्तों अग्निशमन में उपयोग होता है इसका, है ना, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर जो बनाते हैं आग बुझाने के लिए, जो लाल लाल कलर के जो टैंक बने होते हैं छोटे छोटे से, उनमें जो गैस भरी होती है दोस्तों, उसके निर्माण में बेकिंग सोडा का यूज़ होता है। ओके, फिर बेकरी आदि में ब्रेड और डबल रोटी बनाने में भी इसका यूज़ होता है दोस्तों, है ना, क्योंकि ब्रेड और डबल रोटी को क्या फुलाया जाता है। ओके दोस्तों, फिर वॉशिंग सोडा के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग करके हम वॉशिंग सोडा बना सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इंग्लिश में देख लीजिए, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। सेकेंड है टू मेक ब्रेड एंड डबल रोटी, एंड थर्ड है दोस्तों टू मेक वॉशिंग सोडा। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए 5वां, विरंजक चूर्ण एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो दो उपयोग लिखिए। दोस्तों विरंजक चूर्ण हम लिख चुके हैं पहले, अभी जैसे हमने लिखा था इससे पहले वाले थर्ड क्वेश्चन में, और अब हम समझ लेते हैं दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस, पूरे डिटेल में समझ लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इससे एक नया क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो चलिए समझ लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप, मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस का आंसर आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र क्या है, CaSO4 1/2H2O। दोस्तों ये हो गया कैल्शियम, ये हो गया सल्फेट, ये हो गया हेमी, 1/2 को हेमी बोला जाता है, और ये हो गया हाइड्रेट। अब दोस्तों इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। POP स्टैंड्स फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके दोस्तों, मतलब POP को जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके दोस्तों, इसका केमिकल नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, और इट्स फॉर्मूला इज CaSO4 1/2H2O। ओके दोस्तों, चलिए अब हम इसके यूजेस कर लेते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों देखिए इसका उपयोग आपकी स्क्रीन पर है। पहला है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, दूसरा है खिलौने मूर्तियां आदि बनाने में, तीसरा है मकानों की सजावट में। दोस्तों इसके इंग्लिश में यूजेस है टू जॉइंट ब्रेकिंग बोन्स। ओके दोस्तों, बोन्स कर लीजिएगा आप, टू जॉइंट ब्रेकिंग बोन्स। फिर है टू मेकिंग स्टैचू एंड टॉयस, है ना, यानी मूर्तियां और खिलौने बनाने में। फिर है टू डेकोरेशन ऑफ हाउस, यानी मकानों की सजावट में भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है छठा, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर लिखना है दोस्तों, है ना। राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज,
है ना दोस्तों। केमिकल प्रॉपर्टीज़, अगर आपसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूछी जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आपको डिफरेंस लिखना है, और अगर आपको केमिकल नहीं पूछी जाए तो आप फिजिकल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके दोस्तों, चलिए हम इसके पढ़ लेते हैं कैरेक्टर, केमिकल डिफरेंसेस देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, पहला मैंने केमिकल डिफरेंस लिख दिया है, रासायनिक अंतर लिख दिया है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं दोस्तों, है ना, मतलब इनको अगर हम चखते हैं, टेस्ट करते हैं तो ये खट्टे लगते हैं, है ना। जैसे आपने अगर कभी नींबू टेस्ट किया हो तो पता ही होगा आपको, खट्टा लगता है। ओके, तो एसिड आर सोर इन टेस्ट, खट्टे को क्या बोला जाता है दोस्तों, सोर। तो एसिड आर सोर इन टेस्ट, जबकि क्षार जो होते हैं यानी बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, कड़वे होते हैं। कड़वे को हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों बिटर। तो बेस आर बिटर इन टेस्ट। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकंड देखिए, अम्ल धातु से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन गैस देते हैं। ओके, ठीक है, तो इट रिएक्ट, इट मतलब दोस्तों एसिड रिएक्ट्स विद मेटल एंड गिव्स हाइड्रोजन गैस। ओके, फिर है दोस्तों, क्षार धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं, हाइड्रोजन गैस नहीं देते। ओके दोस्तों, ये प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, बट बेस जो है वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करते। तो इट डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस टू रिएक्ट विथ मेटल। ओके दोस्तों, ये दो अंतर हमने समझ लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, दो अंतर और देख लेते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। दोस्तों देखिए, तीसरा अंतर है, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ओके, याद रखिएगा, क्या है ये, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन देते हैं। ओके दोस्तों, तो इंग्लिश में हो जाएगा एसिड गिव्स H+ आयंस टू डिसॉल्व विथ वाटर, या डिसॉल्व इन वाटर भी लिख सकते हैं दोस्तों आप। ओके, डिसॉल्व इन वाटर। और इसी के साथ क्षार का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षार जल के साथ OH- आयन देते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। क्या बोला जाता है दोस्तों, हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। ओके, तो बेस गिव्स OH- आयंस विथ वाटर। दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अम्ल क्षार से क्रिया करके उसे उदासीन कर देते हैं। चौथा अंतर है दोस्तों, अम्ल जो है वो क्षार से क्रिया करते हैं और क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं उसको। एसिड रिएक्ट विद बेस एंड गेट न्यूट्रल, है ना, ये न्यूट्रलाइज भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, यहाँ पे न्यूट्रलाइज भी लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा, क्षार अम्ल से क्रिया करके उसको उदासीन कर देते हैं, मतलब बेस रिएक्ट विथ एसिड एंड गेट न्यूट्रलाइज्ड। और खुद क्षार जो है वो अम्ल से क्रिया करके क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारे चार अंतर एसिड एंड बेस में, अम्ल और क्षार में। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 8वां, जिप्सम क्या है, क्या होता है जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। दोस्तों 7वां क्वेश्चन वही है हमारा, है ना, अम्ल और क्षार में कोई चार अंतर लिखिए, अभी हम लिख चुके हैं। तो 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं, जिप्सम क्या है, क्या होता है जब इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर या सेल्सियस पर गर्म किया जाता है ना। व्हाट इज जिप्सम, व्हाट हैपन इफ इट हीटेड 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों चलिए समझ लेते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों जिप्सम समझ लेते हैं। देखिए, कैल्शियम सल्फेट को ही जिप्सम कहा जाता है। ओके दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। इसका सूत्र क्या है दोस्तों, Ca यानी कैल्शियम SO4 सल्फेट, और दोस्तों इसमें जल के अणु भी उपस्थित रहते हैं। ओके, तो कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहा जाता है और इसका सूत्र है CaSO4 भी लिख सकते हैं दोस्तों आप, अगर चाहे तो आप 10H2O भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ओके, जब इसे, क्योंकि आपको बुक में कभी कभी CaSO4 दिया रहेगा और कभी कभी 10H2O भी साथ में दिया रहेगा, तो दोनों एक ही बात है। जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर हम इसे गर्म करते हैं, तो यह कठोर होकर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है दोस्तों, क्यों बनाता है, क्योंकि ये इसमें से जब इसको गर्म करते हैं तो इसमें जल के अणु जो होते हैं, जो जल उपस्थित रहता है, 10 अणु जल के उपस्थित होते हैं इसमें, तो ये क्या करता है, जल के अणु जो है इसमें से भाप बन के उड़ जाते हैं। तो जल नहीं बनता, जल नहीं बचेगा तो क्या होगा, ये कठोर हो जाएगा, और ये कठोर होकर क्या बन जाएगा दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज हो जाएगा। तो कैल्शियम सल्फेट इज नोन एज जिप्सम, है ना, कैल्शियम सल्फेट इज नोन एज जिप्सम। इट्स फॉर्मूला इज, इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, CaSO4 1/2H2O, जैसे कि ऊपर भी लिखा ही है। ओके, when it heated at 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, इट गेट हार्ड एंड मेक प्लास्टर ऑफ पेरिस बिकॉज लूजिंग वाटर, है ना, वाटर लूज होने के कारण, मतलब वाटर निकल जाने के कारण ये काई में हार्ड हो जाता है और काई में चेंज हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिला है तो इसे जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर 2 जो है क्लियर हो चुका है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। एक और ऑप्शन में है एक और क्वेश्चन जो कभी पूछ लिया जाए तो आप याद रखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में